अप्रैल को यह घटना घटी थी। इस घटना के बारे में आप सब जानते ही है। निर्दोष सन्यासियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वार्ता को प्रारंभ करते हैं। यह वारदात अफवाहों के कारण हो गई, ऐसे प्रारंभिक जताया गया हम सबको, पर विवेक विचार मंच के ओर से उनके माननीय सदस्यों के द्वारा इस पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की गई। कुछ सदस्य गढ़चिंचले गांव में भी प्रत्यक्ष रूप से गए थे। मुंबई उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश श्री अंबादास जोशी जी के नेतृत्व में इस समिति ने कार्य किया है और आज प्रस्तुत होने वाले इस प्रतिवेदन को भी उन्होंने सत्यता के आधार पर तैयार किया है। इस पत्रकार वार्ता के आने से पहले यह प्रतिवेदन महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी सौंपा गया है तथा महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी एवं पुलिस महासंचालक जी के कार्यालय जाके वहां भी ये सौंपा गया है। विवेक विचार मंच यह विवेक व्यासपीठ इस पंजीकृत न्यास के अंतर्गत कार्यरत एक सक्रिय संस्था है। अनेक सामाजिक विषयों में इस संस्था ने अपना कार्य किया है। उदाहरण के तौर पे भीमा कोरेगांव जैसी घटना में यह संस्था कार्यरत थी। आज हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में समिति के अध्यक्ष श्री अंबादास जोशी जी, वनवासी कार्यकर्ता संतोष जनाटे जी, अधिवक्ता समीर कांबळे जी, अधिवक्ता प्रवर्तक पाठक जी उपस्थित है। इनके अलावा पत्रकार किरण शेलार जी, निवृत्त पुलिस अधिकारी लक्ष्मण खापड़े जी, सामाजिक कार्यकर्ता माया पोद्दार भी उपस्थित है। ये सारे इस समिति के सदस्य हैं। एक सूचना मैं देना चाहूंगा कि संबोधन के पश्चात अगर आपके जो प्रश्न है वो अगर आप यहाँ पर दिए गए रेज हैंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सबके लिए वो सुविधा होगी। आप चैट में भी अपना नाम, अपने माध्यम समूह का नाम और अपना प्रश्न वहां पे लिख सकते हैं, तो सबके लिए वो सुविधा हो जाएगी। मैं अभी वनवासी कार्यकर्ता संतोष जनाटे जी से निवेदन करता हूं कि वो प्रेस को संबोधित करें। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है सभी को? संदीप जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है संतोष जी, आप बात करें। अपना जो रिपोर्ट है वो काफी बड़ा रिपोर्ट है और हम सभी समिति के ओर से इतना बड़ा रिपोर्ट तो हम आपके सभी के सामने अभी रख नहीं पाएंगे। आपको इस बड़ा रिपोर्ट जो है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, मगर एक प्रेस नोट आप सभी के लिए हमने बनाई है। जो समरी बनाई है इस रिपोर्ट की, तो समरी मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रेस नोट में हमने बताया है, असली गुनहगारों को गिरफ्तार करो, निर्दोष आदिवासियों को मुक्त करो। विवेक विचार मंच एक सामाजिक संस्था है जो अनेक सामाजिक विषयों में अध्ययन, शोध लेखन और संशोधन संबंधित काम करती है। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद विवेक विचार मंच की ओर से एक सत्य शोधन समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा किए गए शोध को संबंधित मुद्दे को आपके साथ समक्ष रखा जा रहा है। दिनांक 16 अप्रैल 2020 यानी बराबर 2 महीने पहले पालघर जिले के गढ़चिंचले जो कि केंद्र शासित प्रदेश के निकट महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित गांव है, वहां 3 लोगों की हत्या कर दी। उनमें 2 साधु और एक वाहन चालक शामिल थे। इनकी पहचान श्री चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी, श्री सुशीलगिरी महाराज और वाहन चालक नीलेश तेलगड़े। इनकी इस हमले में निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में यह कहा गया था कि यह घटना किसी अफवाह की वजह से हुई थी,
स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस जानकारी इसी प्रकार से दी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियोज में यह साफ नजर आ रहा है कि घटना के समय वहां पर पुलिस कर्मी मौजूद थे और वे सभी इस घटना को महज मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। इस वीडियो में नजर आ रहा है भगवा वस्त्रधारी साधुओं की असहाय स्थिति को देखने इन तस्वीरों को वायरल होने के बाद समाज और मुख्य धारा मीडिया में इस घटना को लेकर लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। विवेक विचार मंच के सदस्यों ने जब इस घटना को लेकर पालघर जिले के तलासी और धानू इस क्षेत्र के कुछ आदिवासी समाज के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क किया तो उन लोगों का कहना था कि इस प्रकार की घटनाएं इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से घटित हो रही है। इसके मद्देनजर मुंबई उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अंबादास जोशी की अध्यक्षता में एक सत्य शोधन समिति की स्थापना करने का निर्णय किया गया। गौरतलब है कि जिले में लॉकडाउन होने के कारण समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से पालघर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ सदस्य स्थानीय, जैसे मैं खुद इस समिति का स्थानीय सदस्य हूं, मैं खुद स्थानीय सदस्यों और पत्रकारों ने गढ़ चिंचले का दौरा किया और वहां जाकर विभिन्न आदिवासी कार्यकर्ताओं एवं उस गांव की सरपंच चित्रा चौधरी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जो सामने बातें आई है वह काफी चौंकाने वाली बातें है। मूल रूप से शांति प्रिय और रीति रिवाजों एवं परिवारों परंपराओं से प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला आदिवासी समाज आखिर इतना क्रूर कैसे बना? उन्होंने भगवा वस्त्र पहनी इन दो साधुओं की इतनी निर्ममता से हत्या क्यों कर दी? इन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिलते हैं। आदिवासी समाज जो मूल रूप से हम देखा जाए तो वहां पर डानू की महालक्ष्मी है, उसको पूजनीय मानता है। अपने घर में अगर शादी होती है या कोई देहांत होता है तो वहां पर राम राम करने का रीति रिवाज परंपरा से शुरू आता है। आदिवासी समाज में महाभारत रामायण जैसी कथाएं बताई जाती है, आज भी वो प्रचलित कथाएं है। इतना हिंदू समाज से श्रद्धावान जो है आदिवासी समाज है, ऐसा होने पर भी ये घटना क्यों घटी, इसके ऊपर आगे चल के जो सामने आया है वो हम आपके सामने समिति आपके सामने रखना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद दावा किया था कि यह अफवाह फैली थी कि मारे गए साधु चोर या बच्चों की किडनी चुराने वाले अपहरणकर्ता है और इसी कारण से भीड़ ने उन पर हमला करके उन्हें मार डाला था, ऐसे पहले बताया गया था वहां। लेकिन पुलिस प्रशासन का यह दावा पर झूठा साबित हुआ। दरअसल पुलिस की शिकायत दर्ज कराने वाले करस गांव के सरपंच लुइस काकड़ का यह कहना है कि गढ़ चिंचले गांव में जैसी अफवाह उठी थी वैसी कई अन्य गांवों में भी यही अफवाह उठी थी। इन अफवाहों की आड़ में लोगों की हत्या करने की साजिश पहले से ही रची गई थी। ये पॉइंट मैं आपको इस बारे में बताता हूं कि लुइस काकड़ ने जो कंप्लेंट वहां पर दर्ज की है उसके पहले भी जो पुलिस ने बताया कि अफवाह की वजह से मारा, तो ऐसा नहीं हुआ है। वहां पर जो हमला दो साधु कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश जी, इन पर जो हमला हुआ, पहला हमला हुआ उसको हम मान के चलेंगे कि वो हमला पहले जो हमला हुआ उसको मान के चलेंगे वो अफवाह से हमला हुआ, मगर वो हम जो पहला हमला हुआ 15-20 लोगों ने ही किया है, उसमें उनकी जान नहीं गई है। समिति के सामने ये आया है कि 1.5 घंटे बाद वहां के एनसीपी के लीडर काशीनाथ चौधरी वहां पर पहुंचे, पुलिस के साथ पहुंचे और ऐसा भी सामने आ रहा है कि उन्होंने वहां पर भीड़ इकट्ठा की, क्योंकि जितनी भीड़ इकट्ठा की उतनी भीड़ उतने लोग भी गढ़ चिंचले में नहीं रहते, तो भीड़ आई कहां से? तो 1.5 घंटे बाद जो दूसरा हमला किया, वो दूसरा हमला पहला हमला करने वाले जो लोग थे वो बाजू में हट गए, 15-20 लोग, वहां जान नहीं गई थी। दूसरे हमला जो भीड़ इकट्ठा करके की गई वो दूसरे हमले में साधु संत की
और उनके ड्राइवर की हत्या वहां पर हुई है। 1.5 घंटे का वहां पर बीच में फासला है, इसलिए जानबूझकर ये हमला करवाया गया है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, कष्टकरी संगठन, भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद और सीपीएम जैसे राजनीतिक दलों का प्रभाव इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काफी बढ़ा हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हिंसक घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। ये घटना के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? तो इस घटना के पीछे, पर्दे के पीछे ये सभी लोगों के हाथ है, ऐसा भी समिति के सामने आया है, इसलिए समिति ने ये पॉइंट आप सभी के सामने रखा है। मुख्य रूप से इस क्षेत्र में 4 कारणों का प्रभाव प्रमुखता से नजर आता है। पहला कारण जो है, घटना विरोधी वातावरण का निर्माण करना। ये सभी संगठन, ये सभी व्यक्ति काफी सालों से क्या करते आए हैं इस क्षेत्र में, तो पहला कारण है घटना विरोधी वातावरण का इस क्षेत्र में निर्माण करना, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है लोकतंत्र विरोधी माहौल निर्माण करना। ये काम इस क्षेत्र में ये सभी लोग करते आए हैं। विकास विरोधी वातावरण बनाना, और तीसरी बात, चौथी बात जो है हिंदू विरोधी वातावरण निर्माण करना। ये 4 बिंदु सामने रखते हुए सभी लोग यहाँ पर काम करते आए हैं। उसका पहला जो कारण है घटना विरोधी वातावरण का, यह जिला आदिवासी बहुल जिला है, और यह आदिवासियों के नाम से, और यहाँ आदिवासियों के नाम से चलने वाले कई अराष्ट्रीय संगठन, मैं आदिवासियों के सभी संगठन यहाँ पर नहीं कह रहा, मगर आदिवासियों के नाम लेकर अराष्ट्रीय कार्रवाई करना, ऐसे कई संगठनों का गढ़ ये पालघर जिला बन गया है। प्रदीप प्रभु और उनके सहयोगी ब्रायन लोबो, सिराज बलसारा ने इस क्षेत्र में कष्टकरी संगठन को खड़ा किया है। आदिवासियों का अपना खुद का संविधान है, और वह 100 वर्ष पूर्व लिखा है, ऐसा दावा करने वाले प्रदीप प्रभु के वीडियो आपको आज भी यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। प्रदीप प्रभु का हमने जो रिपोर्ट बनाया है, उसमें उस वीडियो का भी लिंक दिया है, वो वीडियो आज भी हम देख सकेंगे उस रिपोर्ट। ऐसे कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है जो संविधान बारे में बड़े पैमाने पर लोगों में गलतफहमी की फैला रहे हैं। पिपली गांव में पत्थलगड़ी जैसे बोर्ड लगे थे, जिसके कारण में भी सभी लोगों को पता है, आदिवासी एकता परिषद की अगुवाई में यह बोर्ड लगाया गया था। धानु में चिकली नामक गांव है। 2017 में जो झारखंड में पत्थलगड़ी मूवमेंट नक्सलवाद से मिलजुल कर जो चली, उस पत्थलगड़ी मूवमेंट को पालघर जिले के डानू तहसील में चिकली गांव में भी 2017 में चलाया गया। वहां के जागरूक लोगों ने वो बोर्ड वहां से पत्थलगड़ी का बोर्ड निकाला, इसलिए वहां पे बात रुकने का प्रयास किया, मगर जो विचार वहां पर रुझाने का काम चल रहा है वो रुका नहीं, इसलिए ये पत्थलगड़ी मूवमेंट भी पालघर जिले में चल रही है। दूसरा कारण जो लोकतंत्र विरोधी वातावरण, जो मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, ऐसे निर्वाचित लोक प्रतिनिधि हो जो कि वामपंथी नहीं है, निर्वाचित लोक प्रतिनिधि जो वामपंथी नहीं है, हमलों की वारदातें यहाँ पर आए दिन होती रहती है। चुनावों के नजदीक आते ही हिंसा करना, सभा व रैली के लिए लोगों को डरा धमका कर ले जाना, विरोधी विचारधारा वाले लोगों को घरों में जलाना, उनकी गाड़ियों का नुकसान करना, उनके पालतू पशुओं जैसे गाय, बकरी इत्यादि धारदार हथियारों से हमला करना, मार डालना जैसी घटनाएं नियमित तौर पर होती रहती है। इस प्रकार के हिंसक कार्य सीपीएम कार्यकर्ता द्वारा किए जाते हैं। विरोधी विचारधारा के कार्यकर्ताओं पर उनके घरों में जानलेवा हमले यहाँ पर आए दिन होते रहते हैं। पूर्व विधायक लालपुर के कार्यकाल में भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर हुई है। वहां पर मैं इसमें 2-3 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। जो विनोद मेड़ा करके तलासी तहसील में कार्यकर्ता है, जो केरोसिन का उसका धंधा है, उसका ही केरोसिन लिया और उसका ही घर जलाने का प्रयास कुछ साल पहले तलासी में इन्हीं वामपंथी लोगों ने किया था। पालघर जिले के पूर्व सांसद चिंतामणि जी वनगा, उनपे 2 बार ऐसे ही हमला हुआ। ऐसे
अप्पा जोशी जो वहां पर जनजाति क्षेत्रों में हॉस्टल चलाने का काम करते थे, उन पर भी ऐसा ही हमला हुआ, वो बाल बाल बचे। ऐसी घटनाएं पिछले 40 साल से ये ढानू तहसील है, तलासरी तहसील है, जवाहर तहसील है, इसके आजू बाजू में हमेशा गढ़चिरौली और इस पालघर जिले में हमेशा वामपंथियों द्वारा चलाई जाती है। विकास विरोधी वातावरण, यहाँ पर बुलेट ट्रेन, मल्टी मॉडल जैसी राज्य और केंद्र सरकार की परियोजनाओं का विरोध करने के लिए भोले भाले आदिवासियों को कुछ भी बोलकर भड़काया जाता है। जमीन हस्तांतरण के विरोध से लेकर विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का विरोध करने तक जैसी अनेक घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। हिंदू विरोधी वातावरण, आदिवासियों को हिंदू परंपराओं से तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा है और इसे क्रिश्चियन मिशनरियों का सहयोग भी मिला हुआ है। हिंदुओं के देवी देवता हमारे नहीं है, हिंदुओं की परंपरा हमारे नहीं है, इस प्रकार का एक बड़ा दुष्प्रचार यहाँ पर किया जाता है। आदिवासी मेलों में क्रिश्चियन मिशनरी की मौजूदगी, भगवान राम का विरोध, पारंपरिक परंपरा का विरोध और रावण पूजन का आग्रह जैसी घटनाएं जारी है। फादर निकोलस बारला और मिशन के काम करने वाले धर्म प्रचारक आदिवासियों के मेले में आ धमकते हैं। ये इसलिए हमने बताया यहाँ पर, अभी जनवरी 2020 में पालघर में आदिवासी एकता परिषद ने एक महासम्मेलन रखा। उस 13, 14, 15 जो जनवरी को जो महासम्मेलन हुआ, उसमें कोई भी साधु सन्यासी आए नहीं, मगर क्रिश्चियन मिशनरियों के फादर ये निकोलस बारला खुद वहां पर उस कॉन्फ्रेंस में रहे, होस्ट के रूप में रहे, और होस्ट में रूप में रहे नहीं तो बाद में उन्होंने जो चर्च में निवेदन रखा है कि इस सम्मेलन को पैसा हमने दिया है, वे भी लिंक हमने हमारे रिपोर्ट में डाली हुई है, वो भी आप आगे चल के हम देख सकेंगे। हिंदू विरोधी काम करने वाले आदिवासी एकता परिषद के कालराम जोगड़े जैसे लोग यहाँ जाति धर्म के नाम पर, ये जानबूझकर मैं आप सभी को सामने रखना चाहता हूँ, जाति धर्म के आधार पर जानबूझकर कालराम जोगड़े लोग यहाँ जाति धर्म के नाम पर समाज में द्वेष उत्पन्न करने का काम खुले आम करते आ रहे हैं। ऐसे काफी केसेस उनके नाम पर है, आप कालराम जोगड़े सर्च करके देख सकते हैं। जैसे अनेक किसी भी हिंदू जाति धर्म में भगवान राम, गणपति व अन्य देवी देवताओं के उदाहरण मिलते हैं। आदिवासी संस्कृति में भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन राम आपके भगवान नहीं है, रावण आपके भगवान है। इस प्रकार से दुष्प्रचार यहाँ पर किए जाते हैं। हिंदू परंपरा के प्रति इस प्रकार के विषैले वातावरण का निर्माण किए जाने से यहाँ पर लोगों का हिंसक होना, ऐसे विषैले वातावरण वहां पर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लोगों का हिंसक होना, आपसी संघर्ष निर्माण होना जैसी घटनाएं बार बार होती रहती है। वारकरी पंथ के सप्ताह का विरोध करना, दशहरे के दिन रावण दहन का विरोध करना जैसी घटनाएं जवार जैसी जगह पर हो चुके हैं, पालघर जैसी जगह पर हो चुके हैं। सोशल मीडिया में मीडिया के माध्यम से जातीय और धार्मिक का निर्माण, जातीय एवं धार्मिक द्वेष का निर्माण करने वाले इस तरह के वीडियोस नियमित तौर पर फैलाए जाते हैं पालघर जिले में। इन सारी घटनाओं पर यदि गौर करें तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नजदीक स्थित इस क्षेत्र के नक्सल क्षेत्र बनने और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने की आशंका नजर आ रही है। इस प्रकार गढ़चिरौली, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हिंसा का आधार लेकर विरोधी विचार वाले लोगों का खात्मा किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर पिछले 40 वर्षों से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस घटना की चर्चा देश भर में इसलिए हो रही है क्योंकि मृतक व्यक्ति साधु थे, लेकिन इस प्रकार के अनेक हिंसक हमले इस क्षेत्र में निरंतर होते रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि इस घटना
के घटित होने के बाद इसकी गलत तरीके से छानबीन करने और परसों आरोपी के आत्महत्या करने तक जिस आरोपी को पूछने के लिए हिरासत में लिया गया था, उस एक संशयित आरोपी ने वहां पर आत्महत्या करने तक शुरुआत से पुलिस और सीआईडी ने इस मामले की सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की। इसलिए हमारी मांग है कि इस मामले की जांच पड़ताल करने का जिम्मा एनआईए और सीबीआई को सौंपा जाए, ऐसी समिति की ओर से हम मांग करते हैं। हमारे इस मांग के पीछे 3 कारण है। सीबीआई को ये मांग सौंपी जाए, एनआईए को इस मांग सीबीआई को ये सौंपी जाए और एनआईए को ये सौंपी जाए। इसके पीछे हमारे 3 कारण जो है वो आप सभी के सामने हम रखना चाहते हैं। मूल घटना में पुलिस द्वारा की गई शुरुआती गलत जांच में पुलिस प्रशासन स्वयं ही एक आरोपी बनकर उभरा है। उनकी वजह से कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की हुई है। पालघर के एसपी, उनका तबादला हो गया, वहां का सब पुलिस स्टेशन वो सभी तबादले कर दिए, उन पर कार्रवाई भी हुई है। इसलिए स्वयं ही पुलिस प्रशासन स्वयं ही आरोपी बना है। दूसरा कारण इस मांग के पीछे हमारा है, राज्य के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री ने शुरुआत से इस घटना की जांच को प्रभावित करने वाली प्रतिक्रियाएं दी है। इस घटना में दादा के नाम से जो व्यक्ति सुर्खियों में आया है वह सत्ताधारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। काशीनाथ चौधरी घटनास्थल पर मौजूद थे। दादा कौन? तो ये काशीनाथ चौधरी को वहां पर दादा संबोधा जाता है, वो घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने साधुओं को बचाने का कोई प्रयास वहां पर किया नहीं। इसके विपरीत ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह खुद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचे थे। इतना ही नहीं, काशीनाथ चौधरी को राज्य के गृह मंत्री राजकीय दौरे पर अपने साथ लेकर घूमते हैं, जिसकी वजह से राज्य स्तरीय टीम द्वारा की गई जांच पड़ताल कितनी निष्पक्ष होगी, इस पर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। ये इसलिए बोलता हूं कि गढ़चिंचले गांव में ये घटना होने के बाद 1 महीने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने वहां पर दौरा किया था और उस दौरे में काशीनाथ चौधरी को अपने साथ लेकर घूमे। तब पुलिस कर्मचारी वहां पर थे। ये अगर आरोपी जिसके ऊपर आरोपी की ये जा रही है, रोक जा रही है, उसको ही लेकर अगर गृह मंत्री घूमते हैं तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? इसके लिए दूसरा कारण ये हमने बताया। तीसरा कारण जो हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, दादरा और नगर हवेली एवं महाराष्ट्र इन जगहों पर इस तरह की हिंसक घटना हुई, इसलिए यह प्रकरण अंतरराज्यीय है। उपरोक्त उल्लेखित पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ पर जो सवाल उठते हैं उनका जवाब ढूंढने में काफी लंबा समय लग सकता है। यहाँ के वामपंथी और आदिवासियों के नाम से चलने वाले अराष्ट्रीय संगठनों के अन्य राज्य के साथ क्या संबंध है, उनकी भी जांच करनी होगी। अन्यथा आने वाले समय में इस क्षेत्र की स्थिति भी गढ़चिरौली या अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तरह ही हिंसक होगी। ये अंतरराज्यीय संबंध हमने जो बताया है, जिस दिन गढ़चिंचले में ये घटना साधु हत्याकांड की हुई, उसी दिन तलासरी से एक पुलिस वैन अधिक पुलिस लेकर ये गढ़चिंचले की ओर आ रहे थे। उनका आने का रास्ता दादरा नगर हवेली से है, तो वहां पर आते समय चिस्ता नामक गांव जो दादरा नगर हवेली में है, खानगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वहां पर वो गाड़ी रोकी गई, वहां पर वो गाड़ी छोड़ी और पुलिस को वहां के लोगों ने बंधक बनाया। जो अगर वो पुलिस वहां पर पहुंच जाती थी तो कुछ अच्छा दिखाई देता था, मगर ये घटना तय करके की है, साधु हत्याकांड तय करके किया। वहां पर जो अधिक कुमक वाली पुलिस आ रही थी उनकी गाड़ी रोकी गई दादरा नगर हवेली में, और यहाँ पर जो पुलिस थे उनको काम करने नहीं दिया और जानबूझकर ये हत्याकांड हुआ है। इसलिए 2 राज्य का संबंध है,
इसलिए सीबीआई और एनआई ने इसमें एनआई को इस जांच सौंपनी चाहिए। ऐसे 3 कारण हमने सामने आप सभी के सामने रखा है। गढ़चिंचोली क्षेत्र में साधु की हत्या संबंधी जो घटना हुई वह हिंसा की पराकाष्ठा है। पालघर जिले के तलासरी, डानू, जवार के अलग-अलग संगठनों की आड़ में काम करने वाले इन लोगों के असली इरादों से पर्दा हटना बेहद जरूरी है। इन लोगों की जड़ों का खंगाल कर इन्हें आरोपी बनाया जाना और इन लोगों की हरकतों जिसकी वजह से कानून व्यवस्था भंग होती है और इस क्षेत्र के नक्सलग्रस्त होने का डर उत्पन्न होता है। नक्सलग्रस्त क्षेत्र ये हो सकता है, ऐसा डर समिति को लगता है के पीछे के असली इरादे तो की छानबीन करना आवश्यक है। इनसे लंबे समय तक पूछताछ करना और आवश्यक कदम उठाना जरूरी हो गया है। यही वे लोग हैं जो यहाँ पर होने वाले हिंसक विकास विरोधी घटनाओं के मूल कारण है। आरोपी बताकर जिन आदिवासी लोगों को पकड़ा गया है उनमें से असली गुनाहगारों को खोजकर निर्दोष आदिवासियों को तुरंत मुक्त करना आवश्यक है। वहां पर काफी जो आदिवासी पकड़े गए हैं वो सभी आरोपी नहीं है, तो जो सही मात्रा में आरोपी है वे आरोपियों की खोज करनी चाहिए और निर्दोष आदिवासियों को छोड़ना चाहिए, ऐसी समिति मांग करती है। इस ये रिपोर्ट का जो बड़ा रिपोर्ट है उसका संक्षिप्त आलेख मैंने आप सभी के सामने रखा है। हमारे यह जो रिपोर्ट है वो हमने जो बनाया है वे समिति के 7 सदस्य है। हमारे इस समिति के सेक्रेटरी समीर जी कांबळे और ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट प्रवर्तक जी पाठक है। मैं समीर जी से निवेदन करता हूं कि वे आगे चर्चा का सत्र प्रारंभ करें। अभी हमारे सदस्य श्री संतोष जनाटे जी इन्होंने आपके सामने इस रिपोर्ट का जो संक्षिप्त प्रेस नोट है वो आपके सामने रखा है। इसके ऊपर आप सभी को कुछ सवाल रहेंगे तो हम सभी सदस्य ये सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप एक एक कर सवाल पूछ सकते हैं। सभी से विनती है कि वो रेज हैंड या ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो सबके लिए सुविधा होगी। और ये रिपोर्ट और ये प्रेस नोट ये आपको अपलोड हो जाएगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सारांश बोल रहा हूँ मातृभूमि समाचार से। जो विषय आपने बताए हैं उनमें नाम को छोड़ दें तो ज्यादातर चीजें अपने को पत्रकार के नाते से जानकारी है। मैक्सिमम चीजें आई हैं, कई बार आई हैं। जिन लोगों के नाम आपने लिखे हैं, बोले हैं कि इनको हमने ये रिपोर्ट दी है, उनको भी कई बार उनसे भी संपर्क किया जाता रहा है विभिन्न लोगों के माध्यम से। तो आगे इस पत्रकार वार्ता के बाद में क्या कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके माध्यम से ये विषय उठता रहे, क्योंकि इतनी जल्दी समाधान मुझे नहीं लगता हो सकता है। आपका सवाल इसमें कुछ रहेगा? सवाल ये है कि 2 चीजें हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं इस विषय को ताकि ये उठता निरंतर प्रकाश में बना रहे, क्योंकि काफी दिनों बाद एक बार फिर से पालघर का विषय उठा है, एक लंबा गैप बीच में रहा है, उसकी वजह से दिक्कत थी। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने कहा कि एनआईए और सीबीआई जांच, बहुत हद तक यह केंद्र सरकार का विषय भी है। आपने जिन 3 लोगों का नाम अभी बताया था स्टार्टिंग में, उनमें से केंद्र सरकार का प्रतिनिधि कोई भी नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है। ये 2 प्रश्न है मेरे। देखिए, इसमें अभी हमने रिपोर्ट आपके सामने रखा है। इस रिपोर्ट की कापियां एक एक प्रत माननीय राज्यपाल, इस राज्य के राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी
वैसे ही पुलिस के महासंचालक, इन सभी को इसकी एक प्रत दी गई है और इसके ऊपर हमारा यह आग्रह है कि इसके ऊपर ये रिपोर्ट का दखल लेकर ये रिपोर्ट इसकी जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपी जाए, ये हमारा आग्रह है। मैं जस्टिस जोशी बोल रहा हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर मुझे ऐसा लगता है कि जो सतीश जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। को लाया जाए ताकि इसमें के बताए हुए जो सुझाव है वो मैं आपको थोड़ा फोकस करता हूँ। आप तो रिपोर्ट पढ़ेंगे। हमने पैरा 6 में पॉइंट्स रेज किए हैं कि जो पॉइंट्स का विचार इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सीबीआई ने करना चाहिए, और हमने रिकमेंडेशन भी यही किया है कि पैरा 6 में जो हमने पॉइंट रेज किए हैं वो मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाए। So Vivek Vichar Manch will have to intervene in the High Court of Supreme Court and bring this to their notice. I think your question has been answered. तो आप प्रश्न पूछिए। कौन है? कुलदीप जी। हॅलो, माझा प्रश्न असा आहे, हिंदी में पूछेंगे, आपका नाम और आपके न्यूज चैनल या पेपर का नाम बताएंगे और मैं दैनिक परशुराम समाचार कार्यकारी संपादक शाहरुख मुलानी। पालघर की जो घटना है उस सिलसिले में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आज, वहां पे जो आरोपी नहीं है वैसे आदिवासियों को पुलिसों लेकर उनके ऊपर मारहान की, ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आए हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? नंबर 2, जो हमारे गृह मंत्री है उनने एक यादी, मतलब आरोपी की यादी प्रकाशित की, उसमें बीजेपी के कुछ बूथ प्रमुख उनके नाम आए हैं। तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये सभी विषय में आपकी जानकारी थोड़ी अधूरी जानकारी है। गृह मंत्री ने ऐसी कोई भी यादी जारी नहीं की है कि उसमें बीजेपी के कैंडिडेट है। उन्होंने आरोपी की उन्होंने जो लिस्ट जारी की है वो वहां पर पकड़े गए जो आरोपी है, जो प्रारंभ के दिन जो पकड़े गए थे उनकी लिस्ट उन्होंने जारी की है। वहां पर बीजेपी का ये कैंडिडेट है वो कैंडिडेट है ऐसे नहीं, वो सोशल मीडिया में कुछ घुमा होगा तो हमें उसकी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात जो है कि काफी लोग वहां पर जो पकड़े गए वो हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हुए थे और पुलिस दूसरे दिन जो गांव में गई तो जो घर में मिला उसको पकड़ के लाइए, वो सभी लोग आरोपी नहीं है। इसलिए हमने भी इस रिपोर्ट में ऐसी मांग की है कि जो निरपराध आरोपी है उनको छोड़ा जाए और जो सही मात्रा में आरोपी है उनको सजा मिले। और कोई? राजू नाइक जी ने किया है, तो अपने आप को अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। सर नमस्कार, मी रामचंद्र नाईक, मुंबई तरुण भारत। माझा प्रश्न असा आहे की आतापर्यंत जे शेकडो आरोपी अटक झालेले आहेत तर त्यापैकी एकंदरीत किती आरोपी या घटनेमागे असू शकतात? कारण शेकडोंचा जमावापैकी काही वनवासी सुद्धा आहेत, त्यापैकी काही निर्दोष असू शकतात, काही आरोपी असू शकतात। तर एकंदरीत किती जण ते आरोपी असावेत असा अंदाज आहे? श्री राजीव नाईक, आपल्याला थोडं सुचवायचं आहे की आपण म्हणजे ह्या समितीच्या मंडळी तुम्ही त्या चौकशीत सहभागी नाही आहे, त्यामुळे जे प्रश्न आमच्या चौकशी समितीच्या कक्षेच्या बाहेरचे आहेत ते आपण विचारायचे टाळले तर बरं होईल। हमारा अध्यक्ष जी ने ऐसे बताया है कि
हम उस चौके जो समिति वहां पर यानी जांच समिति है उसमें हम लोग नहीं है, इसलिए जांच समिति से अगर कोई प्रश्न होगा तो हमसे ना पूछे तो ठीक रहेगा। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने एक सूचना हम सभी के सामने की। हेलो, संजय सिंह बोल रहा हूँ पालघर से। संतोष जी, आवाज आ रही क्या? जी संजय जी, आपका न्यूज चैनल भी बता दीजिए, सबको पता सर, संजय सिंह बोल रहा हूँ मैं न्यूज नेशन से, और मैं सबसे ज्यादा खबर मैंने ही कवर किया है इसे घटना के शुरुआती दौर से। शायद आपको पता होगा, न्यूज नेशन ने सबसे ज्यादा चलाया है। सर, हमारे भी जांच में आपकी रिपोर्ट में भी करीबन बहुत सारी चीजें मिल रही है जो हमने दिखाया है न्यूज चैनल पे, न्यूज नेशन ने दिखाया है, और जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारी चीजें सेम है। लेकिन इसमें देखा जाए तो दादरा नगर हवेली से काफी लोग आए थे, तो आपकी जांच रिपोर्ट में पता चल सका है कि दादरा नगर हवेली से कितने लोग आए थे और उनका क्या ये उद्देश्य था और उन्हें कैसे बुलाया गया था? क्योंकि इतनी रात ये इस घटना में दादरा नगर हवेली से भी बहुत काफी लोग शामिल हुए थे। तो आपकी जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चला है कि वहां से कितने लोग आए थे और इनको किस तरीके से बुलाया गया था? और इस भीड़ को वहां पे जमा करने का एक ऐसा वहां पे चलता है कि वो टार्च के द्वारा लोगों को जमा किया जाता है पहाड़ियों पे चढ़ के, और ऐसा किया जाता है, ऐसा वहां पे एक ये चलता है। तो ऐसा कुछ आपके जांच रिपोर्ट में पता चला है क्या? देखिए, दो चीजें मैं आपके सामने पहले रखना चाहता हूँ कि सभी कमेटी मेंबर गढ़चिंचले जाना चाहते थे। हम लोगों ने परमिशन भी मांगी थी, लेकिन आज के दिन तक वो परमिशन पेंडिंग है। इसलिए जो भी मटेरियल हमें पब्लिक डोमेन में मिला, वो पब्लिक डोमेन से जो मटेरियल मिला उसके हिसाब से ये पूरा रिपोर्ट बनाया गया है। सवाल रहा कि ये लोगों को कैसे बुलाया गया, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने हमारे रिपोर्ट में रेज किया हुआ है कि गढ़चिंचले के गांव के अलावा आजू बाजू के इलाके से 5-6 गांव से लोग आए थे। 1 घंटे में अगर इतनी काफी भीड़ जमा होती है तो वहां पे कोई तो भी एक मशीनरी मैकेनिज्म होना चाहिए, तो इसकी ठीक तरह से जानकारी या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन जैसे दिखाई देता है कि इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट होने के बाद 2 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह की वजह से ये पूरी घटना घड़ी है। तो इससे दिखाई देता है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन मिसलीड किया गया है, और जो आपने सवाल खड़ा किया है वही सवाल हमने भी इस रिपोर्ट में खड़ा किया है कि इसकी सही तरह से जानकारी और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर, मैं न्यूज नेशन ने करीबन 1 महीने तक वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, जिसके मैं था वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, मैं गाँव गया था वहाँ पे। तो ऐसा मुझे भी जानकारी मिली थी कि वहाँ पे भीड़ जमा करने के लिए टार्च की इशारेबाजी चलती है। अगर किसी भी भीड़ को जमा करना, हालांकि कैमरे के सामने कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं था, हमने आप कैमरा बात किया तो किया गया, और ऐसा टार्च के द्वारा ही लोगों को वहाँ पे जमा किया गया था। और पहली भीड़ में ये बात सही है कि पहली भीड़ जो थी वो अफवाह की थी, लेकिन सेकंड भीड़ में कौन लोग आए और कहाँ से जिस तरह ये घटना हुआ, तो इसमें क्या आपको लगता है, मतलब क्या तरह का आपकी रिपोर्ट में क्या आया कि कौन लोग थे और क्या पीछे मानसिकता इसकी क्या थी? देखिए, पूरे रिपोर्ट में जो भी कहा गया है वो ऐसा कहा गया है कि ये हमारे सजेशंस है और ये इसमें ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो आज की डेट में अगर हम वहां नहीं जा सकते हैं सब लोग, तो ठोस तरह के सबूत सामने नहीं आते, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो दिखाई देता है उसकी हिसाब से जो उंगली जो बढ़ती है वो किस कोई गिनचुने संगठनों की तरफ जाती है। उन संगठनों का नाम है कष्टकरी संगठना, आदिवासी एकता परिषद, भूमि सेना। और ये भी दिखाई रिपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो रिपोर्ट में ये भी हमने लिखा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इस संस्था से फंडिंग जाता है। तो इसलिए इन सभी संस्थाओं का और इनके जो कार्यकर्ता है इनकी ठीक तरह से जांच होनी चाहिए। जी, मैंने इस विषय को लेकर भी सुरेश प्रभु थे या सिराज बलसारा थी या काशीनाथ चौधरी थी, उनका भी मुलाकात लिया था न्यूज नेशन ने, और उनसे कहा तो उन्होंने चीजों को इनकार किया था कि हमारा कोई संबंध नहीं। वहां पे देखा जाए तो हिंदू धर्म मानने वाले ज्यादा लोग हैं, क्रिश्चियन वाले कुछ नहीं है। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, जो पब्लिक डोमेन में चीजें आ रही है तो यही तो दिखाई दिया जाता है कि जानबूझ के
हिंदू धार्मिकता के तरफ और गवर्नमेंट के तरफ आके तरुणों को प्रक्षोभित किया जाता है। जी दूसरी एक मेरा एक लास्ट सवाल है, एक लास्ट सवाल है सर जी, बोलिए ना जी जी बोलिए ना। में ऐसा है कि ऐसे हमारे पास जो जानकारी इकट्ठा हुई है, जो फैक्ट हमारे सामने आया है, इसके अलावा भी काफी फैक्ट आपके सामने हो सकते हैं, तो आप भी इस पर जानकारी लेकर के आप भी रिपोर्ट बना सकते हैं। आप भी रिपोर्ट, जैसे हम हमारा रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट जैसे हम दे रहे हैं शासन को, ये अधिकारी लोगों को, वैसे आपके सामने भी जो ऐसे बातें आई हुई होगी वो आप उनको दे सकते हैं। ऐसी बातें आगे चल के अगर इस जांच में कुछ कमी रहेगी तो ये अधिकारियों ने या सरकार ने ऐसे नहीं बताना चाहिए कि किसी ने सामने नहीं लाया। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो पॉइंट सामने रखे हैं कि इस तरह से आप जांच करो, नहीं तो ऐसे होगा कि इस तरह से जांच ही नहीं होगी और जो मामला सामने आना चाहिए वो आएगा ही नहीं। इसलिए आपके जैसे अनेक लोगों के पास ऐसे पॉइंट होंगे तो वो भी रख सकते हैं, मगर इसमें समय का कोई ये हो सकता, इसलिए सभी पॉइंट नहीं रख पाएंगे अभी हम, तो जी ऐसे हो सकता है। ठीक है जी, एक दूसरा मैं आपसे समझाना चाहूंगा, एक सवाल लास्ट मेरा है कि जैसा देखा जाए सीआईडी ने हमारे जैसे जो रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग किया था उनको भी जांच के लिए बुलाया था, हमारा भी करीबन काफी देर तक स्टेटमेंट वगैरह लिया गया सीआईडी द्वारा। तो इसे आप किस नजर से देखते हैं, जिस प्रकार अगर, क्योंकि हम भी 15 साल से कर रहे हैं इस प्रकार की खबरों को कवर कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार सीआईडी पत्रकारों को बुला के पूछताछ करती है, तो इसे लेकर आप कितना उचित मानते हैं और क्या लगता है, ये कानून का भाग हो सकता है क्या? सीआईडी तो कर ही नहीं पाएंगी ना, सीआईडी का सीआईडी किस तौर पर कर पाएंगे ये सब, इसलिए तो हमारी मांग है सीबीआई को ये जांच सौंपनी चाहिए, एनआईए को सौंपनी चाहिए। नहीं देखिए, लेकिन पत्रकारों की आवाज, पत्रकारों के साथ जो पूछताछ सीआईडी कर रही है या उनका जो स्टेटमेंट लिया जा रहा है, ये कितना उचित है और ये ले सकते हैं क्या, इसे मुझे थोड़ा सा जानकारी के लिए आपसे चाहिए। आपकी समिति की तरफ ऐसा कुछ सुझाव है क्या ऐसा? देखिए, इस घटना के बारे में जो चीजें हैं वो हमने आपके सामने रखी है। में पत्रकारों से पूछताछ हुई या नहीं हुई वो जांच एजेंसियों के जांच की बात है, उसका और इस रिपोर्ट का वो जांच सही है या गलत है वो बाद में देखेंगे, उसका रिपोर्ट से संबंध नहीं है। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ सवाल रहेंगे तो आप पूछिए। चलिए आगे कोई, संदीप जी ओवर। अगर किसी का और कोई सवाल हो सकता है तो पूछ सकते हैं, आखिर में एक दो सवाल ले सकते हैं या तो फिर समाप्त करें। संदीप जी कोई आया है किसी का और कोई? नहीं, किसी का अभी सवाल नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने समिति के सेक्रेटरी एडवोकेट समीर जी कामले जी को निवेदन करता हूं कि वे इस सत्र का समापन। सभी पत्रकार भाई और बहनें, ये रिपोर्ट हमने जिस आधार पर आपके सामने रखा है उसमें 4 चीजें आपको सामने आती है कि जो संगठनाएं, ये कष्टकरी संगठना, आदिवासी एकता परिषद, भूमि सेना, कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और इनके जो प्रमुख कार्यकर्ता है प्रदीप प्रभु, ब्रायन लोबो, सिराज मलसारा, निकोलस बारला, ये सभी इस गढ़चिंचले, डहानू, तलासरी और ये पालघर, इसमें जो जनजाति के जनसामान्य है उनको भड़काने का, उनको घटना विरोधी, लोकशाही विरोधी, विकास विरोधी, हिंदू परंपरा विरोधी ऐसा वातावरण तैयार करके उनका मन बनाने के लिए जो गत 40 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं उसका एक परिपाक ये जो हत्याकांड हुआ है ये है। ये रिपोर्ट विवेक विचार मंच आप सभी पत्रकारों के द्वारा समाज के सामने रखना चाहता है
इसमें चर्चा हो। और ये सिर्फ रिपोर्ट विवेक विचार मंच रख रहा है ऐसा नहीं है। तो ये जो साधु है, इनकी जो असहाय मुद्राएं वीडियो में आपके सामने आती है, वो बार बार एक सवाल पूछती है कि हमारा दोष क्या है। और ये जो ड्राइवर है नीलेश तेलगड़े, ये नीलेश तेलगड़े के जो परिवार है, इन परिवारों का भी ये सवाल है कि इनका क्या दोष है। तो इस दोषों को निवारण हो। और दूसरी बात, इसमें जो इस हत्याकांड में जो सही आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा हो और निर्दोष लोगों को इसमें बिल्कुल सजा ना हो, इसका प्रयास और इसका आग्रह रखना जरूरी है। और जो बातें सामने आई है ये हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दूसरी बात, इस 4 कारणों की वजह से गत 40 वर्ष से यहाँ पर जो एक मन बनना चालू हुआ है, उससे बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती है। और इस आशंका को अगर हमको निवारण करना है, उसके ऊपर कुछ जवाब ढूंढना है, तो इसकी बारीकी से जांच होनी जरूरी है। और इसके लिए इस प्रकरण को एनआईए और सीबीआई, ऐसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इनके पास ये जांच करने के लिए सुपुर्द करना अत्यंत आवश्यक है। इसके भी 3 कारण हमने आपके सामने प्रेस नोट में रखे हैं। इसमें से जो तीसरा जो कारण है उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये अंतरराज्यीय भी मामला है कि उसी दिन पुलिस की एक कुमक जो सहायता के लिए गढ़चिंचले जा रही है, उसको दादरा नगर हवेली के अनवेल पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में उसको अटकाव करना, भीड़ ने अटकाव करना, उनको वहां पर जाने नहीं देना। और इस जो एफआईआर हुई है ये जो दिखाती है, ये क्या दिखाती है कि ये अंतरराज्यीय मामला है। वैसे ही डहाणू तालुका में चिखली गांव में पत्थलगड़ी का जो मूवमेंट चला, पत्थलगड़ी का एक बोर्ड लगा। सभी जानते हैं कि झारखंड में भी ऐसे बोर्ड लगे। इसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं। तो ये सब कनेक्शन जब हम देखते हैं तो इसकी बारीकी से जांच होनी आवश्यकता है। और ये अंतरराज्यीय मामला होने की वजह से, और इस राज्य में पुलिस की मौजूदगी में, भारत की आर्थिक राजधानी के नजदीक पुलिस की मौजूदगी में ऐसी हत्याकांड एक भीड़ कर रही है और उसमें पुलिस भी असहाय दिख रही है, का भी जांच होनी आवश्यकता है। और इसलिए ये समिति आपके सामने, आपके द्वारा हमारा ऐसी मांग है कि इस घटना का जो जांच है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपा जाए। दूसरी बात, ये जो गढ़चिंचले भाग है, वैसे ही डहाणू, तलासरी, पालघर, इसका जो भी इंटीरियर एरिया है, उस इंटीरियर एरिया की भौगोलिक विषमताएं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी गढ़चिरौली, झारखंड, त्रिपुरा, ऐसी वहां पर चलने वाली नक्सलवादी जो कार्रवाइयां है, ऐसी कार्रवाइयां यहाँ पर होने की संभावना समिति को लगती है। तो इसी वजह से इसकी बारीकी से जांच हो, ये समिति का आपके सामने निवेदन है। आप सभी पत्रकार बंधु और भगिनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और आपने सभी ने इसमें सहयोग दिया। आपने कुछ प्रश्न पूछे,
हमने सवाल का जवाब देने की कोशिश की और आप सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये रिपोर्ट बनाने के लिए जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, उनका भी मैं समिति की ओर से धन्यवाद मानता हूँ। और अभी विवेक विचार मंच इस रिपोर्ट आपके सामने सादर कर रहा है। ये रिपोर्ट आपके रिपोर्ट की जो कॉपी है उसके एनेक्सर्स के साथ ये आपको मिलेगी। विवेक विचार मंच आप सभी का आभार मानता है। तो वो समारोह विवेक विचार मंच इसका समारोह करेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। धन्यवाद। संदीप जी। हाँ, ठीक है। सबको एक विनती थी कि चैट में अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देंगे तो हम वो रिपोर्ट और प्रेस नोट आपको तुरंत भेज देंगे। समाप्त करते हैं। सेंड केलेला आहे। धन्यवाद। परशुराम संसार हे वर्तमानपत्र पालघर घटनेवर अतिशय सडोतोडपणे लिहित आहे। क्षमा करें, समाप्त हो गई है प्रेस। यस यस। हे करून टाका क्लोज। हा, करा ते पाठवत आहे ते, ठीक आहे, थोड्या 2 मिनिटात पाठवतील सगळे। बंद कर, पडतायत सगळे, प्रश्न नाही। ठीक, ते हे पाठवत आहेत काही लोक ईमेल ऍड्रेस आणि फोन नंबर। 2 मिनिटात ते 2 मिनिटात आपण हो